हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर। हमारा चैप्टर जो है वो क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है और ये सीरीज़ जो चल रहा है यूट्यूब पे ये कंप्लीट 10th का फिज़िक्स को लेकर है। कंप्लीट 10th का फिज़िक्स आपको इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है फर्स्ट चैप्टर का। तो फर्स्ट चैप्टर में टोटल 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन और दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में टोटल आई थिंक 8 पार्ट्स हैं, 8 लेक्चर्स बने हैं अभी तक। जो मैंने कराया आपको लास्ट, जो कल मैंने आपको कराया था, उसमें हमने डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूला। तो रिफ्लेक्शन का जितना भी पार्ट्स बना है, कंप्लीट पार्ट्स, आप जाकर देखिए उनको। और उसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करना है, साइन कन्वेंशंस कैसे लेना है और रे डायग्राम्स कैसे बनाना है, वो भी मैंने डिस्कस किया है डिटेल्स में। मैंने ट्रिक भी बताया है। मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए आपको साइन कन्वेंशंस भी पढ़ाया है। तो ये सारा चीज़ हम कवर कर चुके हैं एक्चुअली। देखिए आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लाइट चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे, बट लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट क्लास है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे समझते हैं, या फिर हम इससे क्या समझ पाएंगे, या क्या होता है रिफ्रैक्शन, ये हम समझेंगे। थोड़ा बहुत हम बेसिक बातें करेंगे आज, जैसे रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। देन आज एक टॉपिक करेंगे हम, दैट इज़ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल, स्नेल्स लॉ एंड ऑल, ये सब अगले लेक्चर में करेंगे। तो जितने लोग आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि हम यहाँ पे लाइट चैप्टर कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर करेंगे। इसी तरह से दूसरा चैप्टर जो है आपका मैग्नेटिज्म, देन उसके बाद आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, ये सब जो चैप्टर्स हैं ये सब इसके बाद धीरे धीरे करके बोर्ड से पहले आपको सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं और से मेरा कोई कोर्स बेचने की कोशिश करें तो उस कोर्स को आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री है। मैंने इन सभी लेक्चर्स को फ्री कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रिफ्रैक्शन टॉपिक से। तो सबसे पहली बात कि सर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये है क्या, रिफ्रैक्शन आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो बताइए रिफ्रैक्शन क्या है। देखो, रिफ्रैक्शन को अगर आप सिंपली समझोगे, कभी आप देखे होंगे जैसे अगर एक ग्लास में पानी भर लो और उस ग्लास में एक 5 रुपये का सिक्का डालो और उस ग्लास को आप साइड से देखो, मतलब ऊपर से देखो, आपको दिखेगा वो 5 रुपये का सिक्का थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा, ठीक है। एक्चुअल में वो उतना ऊपर होता है क्या, तो वो एक्चुअल में उतना ऊपर नहीं होता है। वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो ऊपर आ गया है, 5 का सिक्का ऊपर आ गया, वो ऐसा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर आप एक पेंसिल को पानी में डिप करेंगे, हाफ डिप करेंगे, तो आप देखेंगे जिस पोर्शन से वो डिप हो रहा है या जहाँ से मीडियम अलग हो रहा है, वाटर और एयर जहाँ पे सेपरेट हो रहा है, उस मीडियम पे आपको दिखेगा वो पेंसिल थोड़ा बेंड दिखता है आपको। इसी तरह से बहुत सारा फेनोमेना है रिफ्रैक्शन के ऊपर। आपको तालाब का पानी, जब आप तालाब में देखते हैं तो तालाब का जो बेस होता है, या फिर स्विमिंग पूल का जो बेस होता है, ग्राउंड होता है, वो आपको रेज्ड दिखता है। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो एक्चुअली व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगा तो उसे हम कहेंगे, और जब जाते हुए वो बेंड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन। तो पहले तो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि इसका डेफिनेशन क्या है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium obliquely is called refraction of light। कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट मीडियम एक टर्म आया, दूसरा टर्म है ऑब्लिकली, ठीक है। तो इनको हम समझेंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या मतलब है? ऐसा कोई भी मीडियम जिससे लाइट पास हो सके, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे इस बॉटल को देखो, इस बॉटल में मैंने फ़िलहाल अभी पानी भर रखा है, तो इस बॉटल के अंदर आप लाइट जब इंसिडेंट करेंगे तो लाइट इससे पार हो जाएगा, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट चला जाएगा, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक प्लास्टिक शीट में लाइट को पास करेंगे तो लाइट उससे भी पास हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बन गया। और अगर आप ग्लास से लाइट पास करने की कोशिश करेंगे तो भी लाइट उससे भी पास हो सकता है, तो वो भी हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया।
तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लियर है आपको, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसे हम ऑप्टिकल मीडियम भी कहते हैं। आप इसे ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलिए या ऑप्टिकल मीडियम बोलिए, दोनों बात बराबर है। ऑप्टिकल मीडियम कुछ ऐसे मीडियम है जिनसे लाइट को पास कराया जा सकता है। फिर ऑब्लिकली का मतलब क्या हो गया? ऑब्लिकली का मतलब होता है एट सम एंगल, इस तरह से, इसे कहते हैं ऑब्लिकली। सीधा सीधा अगर ऐसे आएगा तो ये ऑब्लिकली नहीं होता। अगर आप किसी मीडियम में लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, मान लो आप ये सरफेस वाटर का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस वाटर का सरफेस है, ऊपर एयर है, तो इस वाटर के सरफेस पे लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ, तो इस इंसिडेंट को हम कहेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस। सीधा सीधा जो इंसिडेंट होगा कुछ इस तरह से, इसे कहेंगे हम नॉर्मल इंसिडेंस। जो सीधा सीधा इंसिडेंट होता है 90 डिग्री बनाता हुआ, यहाँ सरफेस से ये 90 डिग्री बनाएगा, तो इसे कहेंगे हम नॉर्मल इंसिडेंस, और इस वाले को कहेंगे हम ऑब्लिक इंसिडेंस। तो लाइट कैसा जाना चाहिए? लाइट को जाना चाहिए ऑब्लिकली। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑब्लिकली, तो लाइट को जाना चाहिए ऑब्लिकली, तब जाकर के लाइट का पाथ बेंड हो जाता है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो नॉर्मल भाषा में रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन का मतलब? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ कॉमन फेनोमेना है, जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी भर कर रखो, ये हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हम पानी भर देते हैं। ये हमने भर दिया इसके अंदर पानी, वाटर। ठीक है, देखो ये जो मीडियम है ये वाटर है, बाहर वाला मीडियम एयर है, तो यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। ऊपर में ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर, और नीचे में ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? ये है वाटर। ऊपर एयर है और ये वाटर है। अब समझिए कि अगर हम एक पेंसिल को या एक लकड़ी को इस तरह से इंसिडेंट करते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट करते हैं, तो ये कैसा अपीयर होगा? ये एक लकड़ी है या एक पेंसिल मान लो, तो ये कैसा अपीयर होगा? यहाँ से आप दो रेज निकालिए, यहाँ से एक रे सीधा सीधा निकलेगा, सीधा सीधा ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, 90 डिग्री बनाता हुआ निकलता है। और एक रे जब ये पानी की तरफ जाएगा, कुछ ऐसा बाहर निकलेगा, तो जैसे ही वाटर से ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये लाइट रे बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा चला जाएगा। ये सारा लॉज आपको इसी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर। तो अभी फ़िलहाल केवल समझो कि लाइट बेंड किस तरह से होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आप रूल्स पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, केवल आप समझिए कैसे हुआ। तो लाइट जब यहाँ से निकला, देखो इमेज बनाने के लिए आपको दो रेज का ज़रूरत पड़ता है। एक रे मैंने सीधा सीधा यहाँ से निकाला है, ये सरफेस पे 90 डिग्री बना रहा है, और एक रे कुछ ऑब्लिक है, ऑब्लिकली है, ये मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस जिसे हम कहते हैं, या फिर आप बोलो कि ऑब्लिकली इस रे को हम यहाँ से वाटर से बाहर निकालेंगे। तो जब ये रे वाटर से बाहर जाएगा, तो जैसे ही ये रे वाटर से बाहर जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा। नाउ इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जब ये रे ऑफ लाइट वाटर से बाहर दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये बेंड करेगा। अब जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इस ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा जैसे ये लाइट रे जब ये ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो इसे ऐसा फील होगा कि लाइट रे सीधा सीधा कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। इस ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि ये लाइट रे सीधा सीधा कहाँ से आ रहा है? इस पॉइंट से आ रहा है। दैट मीन्स ये जो स्टिक है ये इसे इस पॉइंट पे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये यहाँ पे ये बेंड दिखेगा उसे, मतलब ये उसे थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। तो ये होता है फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इसीलिए जब आप किसी पेंसिल को या किसी लकड़ी को वाटर में इमर्ज करते हैं तो वो थोड़ा बेंड दिखाई पड़ता है। जैसे देखो इस वाटर के अंदर, इस ग्लास के अंदर एक पेन है। अगर इस पेन को आप ध्यान से नोटिस करिए तो देखिएगा ये पेन आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी टिल्टेड, इस तरह से दिख रहा होगा। तो क्या हुआ? क्या ये एक्चुअल में टेढ़ा है? ये एक्चुअल में टेढ़ा नहीं है। अब देखो इसे जब बाहर निकाला गया तो ये सीधा है। जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे, अंदर जैसे ही पानी में डालोगे, तो आप देखो जहाँ पे ये एयर और वाटर सेपरेट हो रहा है, जिस मीडियम में, जिस सरफेस पे, उसी सरफेस पे ये टेढ़ा दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसका रे डायग्राम रहा ये। अब देखो जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, या फिर सपोज करो हम इसी के अंदर एक कॉइन इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास एक टब है, और इस टब के अंदर हम एक 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का डालेंगे, तो क्या होगा आप सबको पता है? ये सिक्का थोड़ा ऊपर दिखेगा, आपको रेज्ड दिखेगा। क्या ये एक्चुअली
रेज्ड होता है? नहीं, ये एक्चुअली रेज्ड नहीं होता। ये सिक्का वहीं पर है जहाँ इसे डाला गया है, बट ये दिखाई ऐसा पड़ता है कि ऊपर आ गया। तो ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखो, इस स्टिक का ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली यहाँ पे है, बट हमें दिखाई कहाँ पड़ रहा है? इस पॉइंट पे। तो सरफेस से जिस एक्चुअल पॉइंट पे ये स्टिक का टिप है, इसे हम कहते हैं एक्चुअल डेप्थ, इसे हम कहते हैं एक्चुअल डेप्थ। और इस सरफेस से जहाँ तक ये दिखाई पड़ रहा है, जिस पॉइंट पे ये दिखाई पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं एपरेंट, इसे कहते हैं एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इसका कुछ और है और इसका एक्चुअल डेप्थ कुछ और है। इसी तरह से देखो, मान लो कि एक 5 रुपये का सिक्का है और इस 5 रुपये का सिक्का को आप यहाँ पे बॉटम में इस तरह से रख रहे हैं, ये नीचे इस तरह से रखा हुआ है। तो अब क्योंकि ये पानी के अंदर है, दूसरे मीडियम के अंदर है, तो किसी दूसरे मीडियम से अगर आप देखोगे, बाहर से देखोगे, तो ये सिक्का आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। अब इसको कैसे देखा जाए या कैसे बनाया जाए, इसको समझने के लिए हम एक लाइट रे यहाँ से निकालेंगे सीधा सीधा, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो एक सीधा नॉर्मल लाइट हम यहाँ से निकालेंगे जो 90 डिग्री पे होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे ये निकलेगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे इस तरह से जाएगा। तो ये रे क्योंकि सीधा सीधा जा रहा है, देखो जो भी नॉर्मल रे होता है ना, जो 90 डिग्री पे जाता है, वो बेंड नहीं करता, वो सीधा सीधा निकल आता है। बेंड कौन सा रे करता है? ऑब्लिक वाला रे करता है। तो एक और रे यहाँ से निकालूँ, एक रे यहाँ से इस तरह से निकालूँ, ऑब्लिक, ऐसे। ये जैसे ही वाटर से बाहर जाएगा ये बेंड करेगा, ये कुछ ऐसा बेंड करेगा। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर जब इस रे को देखेगा, जब इस रे को देखेगा तो ऑब्जर्वर को फील होगा कि ये रे सीधा सीधा कहाँ से आ रही है? ये रे सीधा सीधा यहाँ से आ रही है। मतलब इसे ये वाला कॉइन यहाँ पे रेज्ड दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ये वाला कॉइन। बात समझ आ रही है? तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था तो लाइट रे बेंड कर गया, और जब बेंड हुआ लाइट रे तो ऑब्जर्वर, देखने वाले को ऐसा लगा कि लाइट सीधा सीधा यहाँ से आ रही है, इसीलिए ये इसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सरफेस से जो एपरेंट वाला पोजीशन है, जहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और एक्चुअल में ये कॉइन जहाँ पे था, इस पोजीशन को हम कहेंगे रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। क्लियर है? रियल डेप्थ। और इसी तरह से मान लो एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो आपको रेज्ड दिखता है, वो भी आप इसी से समझ सकते हैं वो रेज्ड क्यों दिखता है। स्विमिंग पूल का बॉटम रेज्ड क्यों दिखता है? जैसे ये स्विमिंग पूल है, ठीक, ये स्विमिंग पूल है, ऐसा स्विमिंग पूल की तरह दिख नहीं रहा, बस समझ लो, मान लो कि ये स्विमिंग पूल है। अब यहाँ पे ये हो गया इसका सरफेस, वाटर लेवल यहाँ पे ये है इसका वाटर लेवल, ठीक। तो ये बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, यहाँ से लाइट रे जाएगा, ये लाइट रे जाएगा, देखो लाइट रे कहाँ नज़र आएगा? तो एक लाइट रे को हम ऐसे भेज देते हैं, कुछ ऐसा। जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएगा ये बेंड कर जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है ऑब्लिकली, तो वो बेंड करता है, और उसी बेंडिंग को वी कॉल इट एज रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी तक हम लोग सीधा सीधा रेज ऐसे निकाल रहे थे नॉर्मल वाला, एक रे दूसरा निकाल लेते हैं ऑब्लिक वाला, तो यहाँ से एक रे और निकलेगा ऑब्लिकली, कुछ ऐसा। ये भी जब वाटर के सरफेस से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये भी बेंड कर जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब जो ऑब्जर्वर है जो यहाँ बाहर में कहीं पर है, उसे ऐसा फील होगा कि ये रे कहाँ से आ रही है? ये रे कुछ इस तरह से आ रही है, और जहाँ पे ये दोनों रे मीट होगा यहाँ पे उसे बॉटम नज़र आएगा, तो ये वाला बॉटम रेज्ड दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एपरेंट पोजीशन और एपरेंट डेप्थ। और जहाँ पे ये एक्चुअल है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ या फिर रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ या फिर एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। एपरेंट क्या होता है? जहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे एक्चुअली है नहीं, बट ये यहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो ये होता है एपरेंट डेप्थ। और एक्चुअल डेप्थ क्या होता है? जो एक्चुअली ये होता है, ठीक है। एक्चुअल मतलब जहाँ पे ये एक्चुअली है। तो कुछ ये फेनोमेना हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कुछ ऐसा होता है जब आप किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को बेंड कराते हैं, या फिर जब आप किसी दूसरे मीडियम में लाइट को देख रहे होते हैं। नाउ
रिफ्रैक्शन, ये जो लाइट है, क्या ये लाइट इन सारे मीडियम में केवल रिफ्रैक्ट करता है या रिफ्लेक्ट भी करता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो देखो, मान लो कि ये जो लाइट रे है, ये एक वाटर सरफेस है हमारे पास, वाटर सरफेस है यहाँ पे हमारे पास। तो जब आप वाटर सरफेस के ऊपर होंगे, जैसे ये तालाब है, तालाब का क्लियर वाटर मान लीजिए ताकि हमें प्रॉपर वे में सब कुछ दिखे। आप यहाँ पर हो, आप ये हो ऑब्जर्वर, ठीक है। आप तालाब के बॉटम में देख रहे हो, इस सरफेस को देख रहे हो, वाटर को देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? जैसे पानी है मेरे सामने इस तरह से, और मैं पानी को देख रहा हूँ, सरफेस को देख रहा हूँ, मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? तो मुझे दो चीज़ें दिखेंगी। पहली चीज़, मैं अपना रिफ्लेक्शन वहाँ देख पाऊँगा, मतलब मुझे मेरा फेस दिखाई पड़ेगा पानी के अंदर। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ेगा, पानी के अंदर जो भी चीज़ है, जैसे मान लो पानी के अंदर पत्थर वगैरह होता है, या फिर मछलियाँ तैर रही हैं, या फिर कुछ भी है, उसका जो ज़मीन है, बॉटम ग्राउंड है, वो भी दिखाई पड़ जाता है। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे अपना रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, और बॉटम में नीचे जो कुछ भी है वो भी दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि जैसे लाइट रे यहाँ से आता है, मान लो लाइट रे एयर से आया, ये लाइट रे जैसे ही आता है यहाँ से और इस सरफेस को हिट करता है, तो इस लाइट रे में, इस लाइट रे के इस वाले लाइट रे से कुछ पार्ट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। कुछ पार्ट इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इससे रिफ्रैक्ट हो जाता है। और रिफ्रैक्ट कैसा होता है? रिफ्रैक्ट होता है बेंडिंग, कुछ पार्ट बेंड कर जाता है। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके कारण ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट। केवल और केवल रिफ्रैक्शन होता है ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन भी होता है और साथ साथ इसी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन भी होता है। अब हम क्योंकि केवल रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम इस वाले चीज़ को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन के लेक्चर्स में। तो इसीलिए होता ये है कि जब ये इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे दूर से आ रही है, इंसिडेंट रे, उस रे का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। और उसी में से कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। अब जो आपका फेस दिखाई पड़ रहा है वो इसके कारण दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों में जाता है और आप अपना इमेज देख पाते हैं। अब आप अपना इमेज कितना क्लियर दिख पाते हैं वो डिपेंड करता है कि ये सरफेस कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन कर पा रहा है। अगर ये सरफेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन कर पा रहा है तो आप बहुत अच्छे से अपने फेस को देख पाएंगे, और अगर ये सरफेस बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है तो आप अपना फेस का थोड़ा बहुत देख पाएंगे, बहुत क्लियर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो हमें केवल ध्यान क्या रखना है? हमें केवल ध्यान रखना है रिफ्रैक्टेड रे में या फिर रिफ्रैक्टेड रे वाले पार्ट में, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन है। तो अब मेरे को ये बताओ, कहीं भी लाइट अगर रिफ्रैक्ट हो रहा होगा, क्या वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा? यस, वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसी लाइट का पार्ट होता है ये। कुछ इसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होता है। इसीलिए आप कहीं भी देखिए, जैसे ग्लास में आप देख रहे हैं, ग्लास में आपको ग्लास के उधर उस साइड वाला चीज़ भी सारा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, बट आपको अपना फेस भी दिखाई पड़ता है। तो दोनों चीज़ कैसे दिख रही हैं? तो आपका फेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें से जो लाइट गया ग्लास तक, उस लाइट से कुछ पार्ट लाइट का आप तक आया रिफ्लेक्ट होकर के, और कुछ बाहर चला गया, जिसके कारण रिफ्रैक्शन के कारण आपको बाहर का भी दिखाई पड़ रहा है और आपका फेस भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन में, मेनली इसका काउज क्या है, हमें जानना है कि व्हाट इज़ द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्यों है, इसका मेन काउज क्या है? तो देखो, रिफ्रैक्शन होता इसलिए है क्योंकि जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है ना, लाइट जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का एक नेचर होता है कि ये बेंड करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं लाइट का एक नेचर होता है कि उसका स्पीड चेंज होता है। आप सभी को पता है लाइट का स्पीड एयर या वैक्यूम के अंदर, लाइट का स्पीड एयर या वैक्यूम के अंदर कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया,
इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग है। जैसे अगर आप एयर देखें, एयर या वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट का स्पीड कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास ले लो, ग्लास एक दूसरा मीडियम हो गया, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट्स हैं अलग अलग मीडियम में। तो लाइट जब डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है, लाइट एयर में चल रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, जब लाइट एयर में ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट जब ग्लास में होगा, ग्लास में चलेगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये चलता है। मतलब लाइट जितना बार मीडियम चेंज करेगा उतना बार इसका स्पीड भी चेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट का मैक्सिमम स्पीड किस में है, एयर या वैक्यूम में। लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो किस में होता है, एयर में होता है या फिर वैक्यूम में होता है ना। और बाकी जितने भी मीडियम दुनिया में है, कुछ भी है, ग्लास ले लो या ऑयल ले लो, प्लास्टिक ले लो, कुछ भी मटेरियल ले लो, कुछ भी मीडियम ले लो, उन सभी मीडियम में लाइट का स्पीड वैक्यूम के स्पीड से कम ही होगा, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। उसके बाद जो भी अदर मीडियम है सब में लाइट का स्पीड इससे तो कम होता है, ठीक है। तो लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ चलता है, इसमें, एयर या वैक्यूम में। तो देखो होता है क्या है, मान लो लाइट एक मीडियम में चला, हम एयर और दो मीडियम हम बना रहे हैं, एक एयर और एक वाटर, ठीक है, वाटर ले लेते हैं। ये एयर मीडियम है, दिस इज मीडियम एयर एंड दिस इज मीडियम वाटर, ये है वाटर, दिस इज वाटर। अब एयर का डेंसिटी कम होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो जो मीडियम हम ले रहे हैं ये ऑप्टिकल मीडियम है और ऑप्टिकल मीडियम के डेंसिटी को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब यहाँ पे कि लाइट में, एयर में पार्टिकल्स बहुत कम पाए जाएंगे, इसमें पार्टिकल्स बहुत कम पाए जाएंगे। और वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है तो इसमें पार्टिकल्स भी ज़्यादा पाए जाएंगे। जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसके अंदर पार्टिकल्स भी ज़्यादा, जिसका डेंसिटी कम उसके अंदर पार्टिकल्स भी कम। तो वाटर जो मीडियम है, वाटर में वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर आप कह सकते हैं पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये एयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी का होता है ना, इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों जो मीडियम है, एयर एंड वाटर, ये किस तरह के मीडियम है, ये ऑप्टिकल मीडियम से, कैसे मीडियम से, ऑप्टिकल मीडियम से। और ऑप्टिकल मीडियम्स का डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस टू आर ऑप्टिकल मीडियम। व्हाट आर ऑप्टिकल मीडियम्स, द मीडियम इन विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। और ऑप्टिकल मीडियम का क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये मास डेंसिटी से डिफरेंट है, मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो उससे अलग है, ये इसका ऑप्टिकल डेंसिटी है, ठीक है। अब जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम, तो इस मीडियम को हम कहते हैं रेयरर मीडियम, इसे हम कहते हैं रेयरर मीडियम, या इसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम भी कहा जाता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम भी कह देते हैं। और क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो हमारे पास दो तरह के मीडियम हैं, पहला मीडियम है ऑप्टिकली रेयरर और दूसरा वाला है ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में डेंसिटी कम होंगे, मतलब पार्टिकल्स कम होंगे, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा होगा और इसमें पार्टिकल्स भी ज़्यादा होगा। अब मान लो कि एक लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से पास कर रहा है, ये यहाँ से पास किया, ठीक। अब लाइट रे जब इसके अंदर जाएगा तो ये जो लाइट रे अंदर जाएगा तो लाइट रे अंदर में पार्टिकल्स के साथ कम इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। लाइट रे अंदर पार्टिकल के साथ कम इंटरेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए लाइट बहुत तेज़ी से यहाँ से गुजरता है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट तेज़ी से गुजरता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस लाइट के पाथ को ब्लॉक करने वाले पार्टिकल्स बहुत कम हैं, इसी लाइट को खाली रास्ता मिला, इजीली पास हो गया स्पीड में। बट जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया जाएगा तो लाइट जब एंटर करेगा वाटर मीडियम में तो लाइट बहुत सारे पार्टिकल्स इंटरेक्ट करेगा, कभी इस पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा, फिर मान लो यहाँ से टकरा करके थोड़ा सा ये बेंड हो गया, यहाँ से इंटरेक्ट करेगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इस पार्टिकल से टकराएगा। तो इस तरह से कोलाइड करता हुआ लाइट रे बाहर की तरफ आता है। तो जब ये लाइट रे बहुत
ज़्यादा बार कोलिजन कर देता है, मल्टीपल कोलिजन के कारण इस लाइट रे का इस मीडियम के अंदर स्पीड कम हो जाता है, स्पीड रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है इसको सोचना। इसको ज़रा सोच कर देखिए, आप एक खाली रोड में गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो खाली रोड में आप बाइक किस तरह से चलाते हैं? बहुत स्पीड में चलते हैं, आपको कोई नहीं दिख रहा है, आपके सामने कुछ ऑब्स्टिकल है नहीं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, खाली रोड है, तो आप बहुत तेज़ी से गुजरेंगे। तो सेम केस इसके साथ है। जब ये यहाँ से गुजर रहा था इस मीडियम में, इसको खाली रास्ता दिखा, बहुत तेज़ी से गुजर गया। बट जब इसे ट्रैफिक मिला यहाँ पे, ट्रैफिक मतलब वो पार्टिकल्स हो गए, जब इसे ट्रैफिक मिला यहाँ पे, तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करता है, जिसके कारण इसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। बट यहाँ डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस। द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ लेस। क्यों लेस हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट? बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स। तो अलग अलग मीडियम में लाइट का वेलोसिटी या लाइट का स्पीड अलग अलग डिफरेंट है। इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है, इसमें लाइट का स्पीड कम है। अब क्या हुआ, मान लो हम इन दोनों मीडियम को कंबाइन कर देते हैं। ये एयर है, इसके नीचे हम वाटर बना देते हैं। तो पहले लाइट क्या करेगा, एयर से पास करेगा, और जैसे ही ये मीडियम ख़त्म हुआ, लाइट फिर ग्लास से या फिर वाटर से पास करेगा, तो लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा। मतलब जहाँ लाइट का स्पीड ज़्यादा है वहाँ से जहाँ लाइट का स्पीड कम है वहाँ जाएगा। तो लाइट लगातार अपना स्पीड चेंज करेगा, और जब लाइट लगातार स्पीड चेंज करता है तो लाइट बेंड होता है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बेंडिंग, और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? The cause of refraction is the bending of light. Sorry, the cause of refraction is the change in the speed of light when it goes from one medium to another medium. जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, जिसके कारण लाइट फिर बेंड कर जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में या अलग अलग मीडिया में लाइट का स्पीड भी अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का डेफिनेशन आप कर लेंगे। व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम? द मीडियम इन विच the speed of light is more is called optically rarer medium. What is optically denser medium? The medium in which the speed of light is less is called as optically denser medium. दूसरा definition अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, the medium whose optical density is less is called as optically rarer medium, and the medium in which the optical density is more, इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, that is called optically denser medium. ये बहुत ज़्यादा डेंसर होगा, डेंस होगा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट यहाँ इसके अंदर कम हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। अब जब लाइट का जो ये है पाथ है वो चेंज हो जाएगा तो बेंड होगा, और लाइट बेंड होगा, दैट इज लाइट बेंड जब हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक लाइट अगर जाएगा तो लाइट बिहेव किस तरह करेगा और लाइट किधर बेंड करेगा। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में समझ लेते हैं लाइट किस तरह से पास करता है या फिर किस तरह से लाइट का प्रोपगेशन होता है। दो रूल्स हैं, दोनों रूल्स को साथ में कर लेते हैं, दोनों रूल्स को साथ में कर लेते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, समझिए। फर्स्ट रूल, व्हेन light goes from rarer medium to denser medium comma it bends towards the normal
इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका डायग्राम देखिएगा, रेयर से डेंसर जा रही है लाइट, तो ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ ऊपर में एयर है और यहाँ पे वाटर मान लीजिए। वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर होता है और एयर रेयर होता है। तो अगर लाइट रे रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है कुछ ऐसा, देखिए ये लाइट रे हो गया, इंसिडेंट लाइट रे हो गया। इस इंसिडेंट लाइट रे का इस पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाएंगे। जिस पॉइंट पे दो मीडियम सेपरेट हो जाएगा उसे हम कहते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस हो गया, एयर और वाटर का इंटरफेस हो गया। ये जहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो रहा है, ये बॉर्डर लाइन, एयर और वाटर का बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं इंटरफेस। इस इंटरफेस पे आप बनाएंगे नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो ये जो नॉर्मल बना है जिसे हम एन कह रहे हैं, ये इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सरफेस और ये नॉर्मल 90 डिग्री पे है, ठीक। अब जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, अगर ये नहीं होता तो लाइट सीधा सीधा पास कर जाता ना। अगर ये सेकंड वाला मीडियम नहीं होता, यहाँ भी एयर है यहाँ भी एयर होता, तो लाइट तो स्ट्रेट पास कर जाता, क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज होता नहीं। एयर में लाइट एक ही स्पीड से चलता और सीधा सीधा ये पास कर जाता। बट क्या हुआ यहाँ पे एक दूसरा मीडियम आ गया। तो जैसे ही ये दूसरा मीडियम आएगा तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा, लाइट स्लो चलने लगेगा, और स्लो चलने के कारण लाइट को बहुत समय मिलेगा बेंड करने के लिए, और ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो देखो लाइट अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो क्या ये लाइट सीधा चला जाता? बिल्कुल ये सीधा चला जाता अगर कुछ भी नहीं होता तो। बट ये लाइट सीधा जाने के बजाय ये बेंड कहाँ कर गया, नॉर्मल की तरफ, इस तरफ बेंड कर गया है। तो इस तरफ जो बेंड हुआ है, ये इस तरफ बेंड हुआ, इसीलिए हम कहेंगे इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल है, एन एन डैश क्या है, नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ये फर्स्ट रूल है, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगा तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड करता है? बिकॉज लाइट रे इस वाले डेंसर मीडियम में स्लो हो जाता है और इसको इनफ टाइम मिलता है बेंड करने के लिए, तो आराम से ये बेंड कर जाता है। अब देखिए ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट रे जितना बेंड कर गया, ठीक है, लाइट रे जितना बेंड कर गया, ये था इसका ओरिजिनल रे, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ था। ये पाथ से जितना बेंड कर जाएगा इसे हम कहेंगे डेविएशन एंगल। तो ये जो एंगल बना, ये डेविएशन एंगल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट इतना डेविएट हुआ, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट कितना डेविएट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन एंगल। तो ये था पहला रूल। कहाँ से कहाँ तक लाइट जा रहा है? लाइट जा रहा है रेयरर से डेंसर की तरफ, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। लाइट जा रहा है रेयरर से डेंसर की तरफ। दूसरा रूल देखिए, सेकेंड रूल, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, अब हम इसको पलट देते हैं, डेंसर मीडियम कर देते हैं यहाँ पे। लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम इसको पलट देंगे, अब हम इसको पलट देंगे। पलटेंगे कैसे, समझिएगा। अब हम ऊपर में एक डेंसर मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है। तो हम ऊपर में, या फिर ऐसा कर लेते हैं, हम नीचे वाटर ही रहने देते हैं जैसा पहले था। नीचे वाटर है, ये हो गया आपका मीडियम टू वाटर, और ऊपर ले लेते हैं मीडियम वन एयर। एयर हो गया, एयर रेयरर है, और ये क्या है, ये डेंसर है, जैसा था पहले वैसे ही। ये हो गया डेंसर। अब एक काम करो, लाइट को नीचे से इंसिडेंट करते हैं। लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करेंगे, लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करते हैं कुछ इस तरह से। अब जिस सरफेस पे लाइट, जिस सरफेस पे दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं वहाँ पे हम बनाते हैं नॉर्मल। इस सरफेस पे आप नॉर्मल बनाइए, ये हो गया नॉर्मल। अब लाइट रे क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहा है, वाटर टू एयर जा रहा है, तो ये किधर बेंड करेगा, ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये मीडियम अलग अलग नहीं होता, सेम मीडियम होता, तो लाइट सीधा सीधा चला जाता विदाउट एनी डेविएशन, ये सीधा सीधा पास हो जाता। बट क्योंकि बीच में मीडियम अलग हुआ है तो लाइट किधर बेंड हो जाएगा, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना एंगल अपने इनिशियल पाथ से लाइट जितना बेंड हुआ, अपने इनिशियल पाथ से लाइट जितना बेंड हुआ, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन।
और जितना एंगल ये नॉर्मल से बनाएगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ था। लाइट जहाँ से इंसिडेंट हुआ था उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से जो नॉर्मल के साथ एंगल बना दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बना दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पे ये एंगल आर हो गया और यहाँ एंगल आई हो गया, और ये डे हो गया, डी क्या हो गया, डी हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये दो रूल है जो आप यूज़ करेंगे हमेशा जब आप लाइट को इंसिडेंट कराएंगे फ्रॉम एयर टू वाटर और रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। इस तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको बताना है लाइट किधर बेंड करेगा, फटाफट देखिए। नंबर 1, ये डेंसर मीडियम मान लो और ये मान लो रेयर मीडियम है। ठीक है, लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, आपको बताना है इसका बेंडिंग किधर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ, आपको बताना है ये किधर बेंड होगा। नंबर 4, ऊपर एयर नीचे भी एयर। नंबर 5, ऊपर में एयर और नीचे में ग्लास, और लाइट इंसिडेंट हो रहा है 90 डिग्री पे। चलिए इन 4 केसेस में 1 2 3 4, दिस इज़ थर्ड केस एंड दिस इज़ द फोर्थ केस। तो इन 4 केसेस में आपको बताना है लाइट किधर बेंड करेगी। चलिए हो गया होगा, आंसर्स मैच करिएगा। देखिएगा आंसर्स मैच करेंगे। तो जहाँ पे लाइट जिस इंटरफेस पे हिट करता है इस इंटरफेस पे पहले हम नॉर्मल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, कुछ ऐसा। लाइट कहाँ से बेंड कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर। जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ लाइट स्लो चल रहा होता है, यहाँ पे लाइट का स्पीड स्लो है। जैसे ही रेयर में जाएगा ये स्पीड हो जाएगा और ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो जाएगा इस तरह से बेंडिंग। इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बनना। ठीक, और इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ बन रहा है नॉर्मल के साथ, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रहा है। अब इस केस में देखो लाइट क्योंकि डेंसर मीडियम से हिट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा बनेगा। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये नॉर्मल से दूर चला गया। जब भी नॉर्मल से दूर जाएगा लाइट तो एंगल ज़्यादा बनेगा, और जब भी नॉर्मल की तरफ आएगा लाइट तो एंगल छोटा बनेगा। ठीक है, इस केस में देखिए लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे लाइट, जिस इंटरफेस पे लाइट हिट कर रहा है, सेपरेटिंग द टू मीडिया, जिस इंटरफेस पे हिट कर रहा है उस पर आप बनाएंगे नॉर्मल। ये हो गया हमारा नॉर्मल। इसके बाद आप देखो लाइट चाह रहा है रेयर से डेंसर। जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा तो ये बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ देख लीजिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उससे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ज़्यादा बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम बनेगा। समझ रहे हो? जब लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगा तो ज़्यादा एंगल कवर करेगा, और यहाँ पे जब पास आएगा तो कम एंगल कवर करेगा। अब जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल्स बराबर होते थे रिफ्लेक्शन के केस में, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों एंगल बराबर नहीं है, क्योंकि लाइट बेंड हो जा रहा है और एंगल बदल जा रहा है। तो एंगल बदलने के कारण एक एंगल दूसरे एंगल से हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो। जैसे इस केस में रिफ्रैक्शन वाला एंगल बड़ा था, इस वाले केस में इंसिडेंट वाला एंगल बड़ा हो गया। आइए देखिए ये केस करते हैं।
ये केस में लाइट इंटरफेस पे हिट कर रहा है, इस पॉइंट पे हम बनाएंगे नॉर्मल। अब देखो दोनों ही मीडियम एयर है तो लाइट रे बेंड नहीं करता, सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा तो, क्योंकि सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। यहाँ लाइट जिस स्पीड से जा रहा होगा सेम स्पीड से लाइट यहाँ भी चल रहा होगा, तो यहाँ पे लाइट रे बेंड नहीं करेगा, मतलब लाइट बेंड नहीं करेगा, सीधा सीधा ये पास हो जाएगा, सीधा सीधा ये चला जाएगा। इस केस में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, लाइट रे अनडेविएटेड पास हो गया है, लाइट रे अनडेविएटेड यहाँ पे पास हो गया है। समझ आ रहा है? आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट है। जब भी लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा इस केस में भी कोई भी डेविएशन नहीं होगा, लाइट सीधा सीधा नीचे पास कर जाएगा। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी 0 डिग्री। इसी तरह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी 0 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ये वाला लाइन होगा, ये लाइन नॉर्मल लाइन होगा, और नॉर्मल लाइन के ऊपर ही ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट है। तो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बन गया? 0 बन गया। तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल है उसी के ऊपर रिफ्रैक्टेड रे बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा या रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में जहाँ पे मीडियम सेम हो, जहाँ पे मीडियम सेम हो वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जहाँ पे लाइट को नॉर्मल इंसिडेंट किया जाए, 90 डिग्री पे इंसिडेंट किया जाए, वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक, समझ आ गया? तो ये सारे केसेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिएगा, समझेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये ग्लास मटेरियल का बना होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का है और ग्लास मटेरियल का बना होता है, और इसका ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक है, मतलब ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला फेस इस फेस से पैरेलल होगा और ये फेस इस फेस से पैरेलल होगा। फेसेस का नाम रख देते हैं, फेस ए, फेस बी, फेस सी एंड फेस डी, ठीक है। ये हो गया फेस ए बी सी डी। ये जो मीडियम है ये एयर है, दिस इज़ एयर, और ये ग्लास का मटेरियल है, ग्लास से बना है ये, तो अंदर का जो मटेरियल होगा वो ग्लास होगा। अगेन जब बाहर आएंगे तो यहाँ पे अगेन एयर हो जाएगा, ठीक है। एयर एक रेयर मीडियम होता है, वी ऑल नो, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रेयर मीडियम। ग्लास एक डेंसर मीडियम होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे डेंसर, और अगेन एयर हो गया तो रेयर मीडियम हो जाएगा अगेन, तो ये हो गया अगेन रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक। अब बात समझिएगा, अब हम यहाँ पे एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे आया, ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे आया, ठीक। इस इंसिडेंट रे का हम नाम लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, इसका नाम लिख लेते हैं एक्स वाई। अब यहाँ हमें रिफ्रैक्शन कराना होगा, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड करता है। हमें ये देखना है कि लाइट किधर बेंड करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं जहाँ पे ये दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ मूव करेगा तो लाइट बेंड करेगा, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले तो नॉर्मल बनाएंगे ना। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, कुछ ऐसा, जिसका नाम हम रख रहे हैं एक्स और वाई। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। तो लाइट रे जब रेयर से डेंसर जाता है तो ये बेंड करता है, ठीक है। तो ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, क्योंकि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे सीधा सीधा अनडेविएटेड पास कर जाता, कुछ ऐसा सीधा सीधा पास कर जाता। बट क्योंकि ये ग्लास स्लैब रख दिया गया तो लाइट का स्पीड इस ग्लास में चेंज होगा, जिसके कारण ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन तो इस सरफेस पे हुआ, इसे मान लेते हैं एन एंड इसे मान लेते हैं एन डैश, ये नॉर्मल है, सरफेस ए बी पे नॉर्मल है, ये ए बी फेस का नॉर्मल है एन एन डैश, और इंसिडेंट रे है एक्स वाई। नेक्स्ट इस रे को मान लो एन, यहाँ पे ये पॉइंट है, या फिर इसे मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ डैश। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन होने वाला है। ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल को हम यहाँ पे एम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर क्या होगा,
लाइट अब डेंसर से रेयर जा रहा है, तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ नहीं होता तो सीधा सीधा चला जाता, बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो ये दिस विल बेंड टुवर्ड्स दी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कुछ ऐसा, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो लाइट फिर से एक बार बेंड होगा। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम इस रे ऑफ लाइट को O' नाम देते हैं, O', तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, XY। सबसे पहले तो XY क्या है, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे XY। देन O' O' क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, देन O', भी एक रिफ्रैक्टेड रे है, बट यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि दोनों बेंड हुआ है। जो भी रेज बेंड होते हैं उन्हें रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं, बट यहाँ पे देखो इसका नाम हम रख देते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि फाइनली ये इमर्ज हो रहा है, तो इसे हम दे देते हैं नाम इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हो रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ गया इमर्जेंट रे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल बन रहा है NOY, इस तरह से जो एंगल बन रहा है, जो नॉर्मल के साथ बन रहा है इंसिडेंट रे का, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल बना नॉर्मल का इमर्जेंट रे के साथ, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी बात, एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, कॉपी कर लो ज़रा पॉज करके। तो क्लियर है यहाँ तक? क्या है एंगल ई? एंगल ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ देखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ई दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या ज्योमेट्री से ये एंगल इसके बराबर नहीं हो जाएगा? यहाँ देखो, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, और दोनों नॉर्मल इन पैरेलल लाइंस के बीच में ही बना है। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं और पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर आप दो अलग अलग नॉर्मल बनाते हैं और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से बनाएंगे, तो क्योंकि लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के ऊपर बना, पैरेलल्स के ऊपर बना हुआ नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होता है, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो गए। तो पैरेलल में ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों एंगल हो गया, तो क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है? ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया। और इसी तरह से ज्योमेट्री से ही अगर AB और DC दोनों पैरेलल हैं, अगर AB इज़ पैरेलल टू क्या, इज़ पैरेलल टू DC, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में, ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में, तो ये जो एंगल I होगा, ये जो एंगल I होगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको याद रखिएगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। कब? जब ये वाला फेस जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और ये वाला फेस जहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस बना, जब ये दोनों आपस में पैरेलल बनेंगे ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में बराबर होगा। इसका प्रूफ होता है, प्रूफ पे हमें नहीं जाना है, बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है। प्रूफ ऐसा करते हैं हम कि यहाँ से हम एक रे लेकर आते हैं अनडेविएटेड, जो ये ओरिजिनल रे आ रहा था, ये अनडेविएटेड लेकर आते हैं, यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इस वर्टिकली अपोजिट एंगल की इक्वल होता है। ये सब होता है, प्रूफ पे आपको नहीं जाना है, आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रूफ पूछेंगे नहीं, आपसे केवल इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन के अंदर आपको क्या याद रखना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल। अगर हम इसे R1 और इसे R2 लिखते हैं, तो यहाँ पे एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक और ख़ास बात,
अगर ध्यान से देखो तो अगर हम इस वाले ग्लास स्लैब को हटा देते हैं और इंसिडेंट रे को अनडेविएटेड ले जाते हैं तो बिना डेविएशन के, तो ये क्या, ये बिल्कुल सीधा सीधा बिना किसी डेविएशन के चला जाएगा, बिना किसी डेविएशन के चला जाएगा ये। अगर ऐसा होता कि ये ग्लास स्लैब नहीं होता यहाँ पे, तो लाइट यहाँ से जब आप इंसिडेंट कर देते तो लाइट सीधा सीधा यहाँ पे अनडेविएटेड पास हो जाता। अब क्योंकि लाइट के रे को हम ब्लॉक कर रहे हैं या फिर हम दूसरे मीडियम में पास करा रहे हैं इस स्लैब को रख करके, तो लाइट दो बार बेंड हुआ, एक बार यहाँ पे बेंड हुआ, एक बार यहाँ पे बेंड हुआ, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे आप, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मान लो आप यहाँ पे एक छोटा सा पेंसिल रख रहे हैं, तो यहाँ पे रखा हुआ पेंसिल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बट जब आप इस पेंसिल को यहाँ रखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट बहुत बार बेंड हो जाता है, जिसके कारण इस पोजीशन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। सीधाई, इसके सीधाई पे रखोगे नहीं दिखेगा, यहाँ रखोगे तो दिखाई पड़ेगा। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी क्या है यहाँ पे, डी इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये इंसिडेंट रे बिल्कुल इस इमर्जेंट रे के पैरेलल आएगा, तो इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है या इतना ज़्यादा गैप आ जाता है, इसमें इतना डेविएशन हो जाता है। ठीक, दूसरी बात क्योंकि ये इंसिडेंट रे कंप्लीटली इस लाइन के ऊपर पैरेलल है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में ज़ीरो होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है, बिकॉज द इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच आप एंगल देखेंगे तो हमेशा एंगल जीरो होगा, इसीलिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जीरो होता है। बट लैटरल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। लैटरल डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको मिलेगा, हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर्स हो, 10 सेंटीमीटर्स, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक, इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे। चलो अब बात कर लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, किन किन फैक्टर्स पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। नंबर 1, फैक्टर नंबर 1 ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा थिक आप ग्लास स्लैब को लेंगे उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, मतलब ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा आएगा। थिकनेस आप बढ़ा दो ग्लास स्लैब का, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा आएगा। नंबर 2, दूसरा फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, लैटरल और डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। इमेजिन करो, देखो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा होता, ये रे ऑफ लाइट अगर और इस तरह से बेंड होता, तो ये जो इंसिडेंट रे है और दूर जाता कहीं उधर, तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। इसी तरह से थर्ड रीज़न इसका ये है, किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, ऑफ द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिटेल में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट है, या यूनिट नहीं, एक तरीका है जिससे आप ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा डेंसर ये मीडियम होगा, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम डेंसिटी होगा इसका। तो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी है इस ग्लास स्लैब का, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर आप बढ़ा दीजिएगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, और इन तीनों फैक्टर्स में से किसी भी आप घटा दीजिएगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी घट जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। तो इस टॉपिक में यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा आपको। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम आज नहीं करने वाले, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिवीजन के लिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ भी आने लगे और जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वो क्लियर भी हो जाए। तो इसके लिए हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे इसी टॉपिक के ऊपर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया है। तो देखिए क्वेश्चंस।
कंप्लीट द रे डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है। क्या है रे डायग्राम? देखिए, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया गया है, इसमें इंसिडेंट रे देकर छोड़ दिया गया है, हमें इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो इस पॉइंट पे तो हम सबसे पहले नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल क्यों बनाते हैं हम? देखो, नॉर्मल बनाने से हमें ये पता चलता है कि लाइट किधर बेंड हो रहा है। बाहर में एयर अंदर में ग्लास रेयर टू डेंसर जब लाइट जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड करा दो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन इस इंटरफेस पे हम नॉर्मल बना लेंगे, ये रहा नॉर्मल। अब डेंसर टू रेयर जाएगा तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसा। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। ठीक है, रूल याद रहेगा तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर। एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से वाटर की तरफ चल रहा है, पास कर रहा है। देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्रेटर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें दो इंटरफेस दिया गया है। पहला इंटरफेस क्या है? एयर टू वाटर। मान लो ये इंटरफेस एयर है, ये मीडियम एयर है और ये वाटर है। तो देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे नॉर्मल बना लेंगे। जब लाइट रे एयर से वाटर जाएगा तो क्या होता है? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर से डेंसर जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके कंपैरिजन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो, जब भी लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा था? एयर से जा रहा था वाटर में। एयर हो गया हमारा रेयर मीडियम, एयर इज रेयर मीडियम, एंड वाटर कैसा मीडियम है? वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा तो नीचे वाला एंगल छोटा बन जाएगा। नाउ नंबर 3 देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट passing from medium x to y, no refraction occurs if the ray of light hits the boundary of y at an angle of। कह रहा है कि लाइट रे x और y मीडियम से पास करता है, x से y में पास करता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये केस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा उसका मतलब ये है कि लाइट को सीधा सीधा इंसिडेंट किया गया है, नॉर्मल इंसिडेंस जिसे हम कह रहे हैं। तो लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट किया गया, तभी वो अनडेविएटेड पास हो रहा है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस, ये हो गया x और ये हो गया y। तो लाइट को इस तरह से बेंड किया गया है कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। हिट्स द बाउंड्री ऑफ y एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे से बाउंड्री ऑफ y को हिट करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, बाउंड्री के ऊपर ये 90 डिग्री पे हिट करेगा, कुछ ऐसा, तभी लाइट विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाएगा, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा 90 डिग्री। ठीक है, किस एंगल पे हिट करना चाहिए बाउंड्री को? बाउंड्री को हिट करना चाहिए 90 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 0 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। 0 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बट बाउंड्री से कितने एंगल पे हिट करेगा? 90 डिग्री पे हिट करेगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ना इनमें से बताना है आपको 1 2 3 4 5, ये 5 फिगर्स में से आपको बताना है कौन सा फिगर करेक्ट है और कौन सा फिगर करेक्ट है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो, वाटर टू एयर। अब एयर के लिए वाटर एक डेंसर मीडियम हो जाएगा, एयर एक रेयर मीडियम हो जाएगा। तो लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर आता है तो लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना चाहिए, लेकिन ये बेंड किधर कर रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, एयर से ग्लास, लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है, तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए, ग्लास से वाटर, ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा और वाटर रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ग्लास डेंस होता है, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी ग्लास का होता है, तो ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम एंड वाटर इज़ अ रेयर मीडियम। तो लाइट जब डेंसर से रेयर जाता है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, ग्लास से एयर जब लाइट जाएगा, मतलब डेंसर से रेयर जब जाएगा तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ये भी गलत हो गया। अब इसे देखो, वाटर से ग्लास, वाटर एक रेयर मीडियम हो गया, ग्लास एक डेंसर मीडियम हो गया। इसके कंपैरिजन में आपको देखना है, वाटर का डेंसिटी ग्लास के कंपैरिजन में कम होता है और ग्लास का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो वाटर एक रेयर मीडियम हो जाएगा और ग्लास एक
डेंसर मीडियम हो जाएगा। जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और देखो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, मतलब ये लास्ट वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, बाकी सारा डायग्राम गलत है। होप सो आपको ये आज का जो सेशन है ये आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और आप समझ पाए होंगे क्या क्या डिस्कशन आज किया है हमने। आज केवल बेसिक डिस्कशन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, जहां हमने बेंडिंग ऑफ लाइट को समझा, रीज़न बिहाइंड बेंडिंग ऑफ लाइट को समझा, हमने रेयर और डेंसर मीडियम को समझा है, और 2 रूल्स हमने पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं लाइट का रिफ्रैक्शन का 2 लॉज, जिसमें पहला लॉ है जो आप रिफ्लेक्शन में जिस तरह से लॉ पढ़ते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होता है, और सेकेंड लॉ है स्नेल्स लॉ। उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो एग्जाम में बहुत भर के आ रहे हैं आजकल, तो वो क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा करेंगे। PYQs कुछ करा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।